बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम 1.3 प्रश्नमाला के बचे हुए उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला उदाहरण हमारा क्या कहता है। उदाहरण संख्या 25। मान लीजिए कि कोई फलन f n से r में परिभाषित है, तो n आपका बच्चों प्रांत हो जाता है और r आपका सह प्रांत हो जाता है। फलन का नियम क्या है? 4x² + 12x + 15 द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f n से s, जहाँ s f का परिसर है, व्युत्क्रमणीय है। देखिए बच्चों, आगे पहले तो आपको फलन को n से r में परिभाषित किया, फलन का उसने नियम बताया आपको कि ये फलन का नियम है। फिर आगे कह रहा है कि फलन को प्रांत तो वही है n, लेकिन r की जगह क्या लिख दिया? f का परिसर। s कौन है? f का परिसर। बच्चों, अगर ये f फलन का परिसर है तो सह प्रांत और परिसर यहाँ पर बराबर हो जाते हैं। फलन व्युत्क्रमणीय होने के लिए आच्छादक यहाँ पर हमें मिल जाता है। एक एक ही को हम सिद्ध कर देंगे। आच्छादक फलन को ये परिसर में परिभाषित होने से हो जाएगा, इस कारण हम फलन को व्युत्क्रमणीय सिद्ध कर देंगे। तो पहले हमारा फलन लिखते हैं। हल देखिए किस प्रकार से करेंगे। हल, फलन f है, n से r में परिभाषित है। अभी तक ये आच्छादक के बारे में कोई व्याख्या यहाँ नहीं की गई है, क्योंकि फलन को n से r में परिभाषित कर दिया गया है। फलन का नियम है f(x) = 4x² + 12x + 15। देखिए बच्चों, ये 2 घात का बहुपद है। 2 घात के बहुपद को पूर्ण वर्ग के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हम बना लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका देखिए बच्चों, fx, ये जो x² वाला पद है ना, इसको होल स्क्वायर में लिख दीजिए। होल स्क्वायर में लिखें तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब प्लस 12x + 15 वैसा का वैसा लिख दीजिए। अब देखो 2x का होल स्क्वायर है, इसका पहला पद 2x ले लीजिए और बीच में चिन्ह है ये। इन दोनों पदों से मिलकर हम क्या बना देंगे? परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। देखिए आपने क्या किया? आपने किया कि यहाँ पर किस तरह से लिखा? 2x बच्चों ने ले लिया। किसका? 2x के होल स्क्वायर का। बीच में प्लस है यहाँ पर, तो प्लस है तो यहाँ पर बीच में प्लस लगा दिया। देखिए x के गुणांक में भाग दीजिए। किसके दुगने का? x के गुणांक के। x के गुणांक का दुगना क्या होगा? 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 का भाग 12 में देंगे, कितना आया? 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। देखो बच्चों, अब इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा? 2x का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 4x² आ जाएगा। 2ab, 2 × 2 × 3 12x, 12x आपका दूसरा पद आ जाता है। और फिर 3 स्क्वायर 9 आएगा, लेकिन अपने पास कितना जुड़ा हुआ है? 15। अपने यहाँ कितना मिलेगा? इसको ओपन करेंगे तो 9 मिलेगा, तो +6 कर दें तो ये दोनों बातें इक्वल हो जाती हैं। तो fx को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चों। सबसे पहले द्विघात बहुपद को किस में लिख दिया? पूर्ण वर्ग के रूप में, यानी परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब एक एक की हम यहाँ पर बात कर लेंगे। एक एक की बात करेंगे तो देखिए स्लाइड को ऊपर ले जाते हैं, किस तरह से करेंगे एक एक की बात। एक एक के लिए हमारी थ्योरी कहती है, सबसे पहले हम मानते हैं, माना fx1 = fx2, जहां फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू प्रांत, और प्रांत कौन है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। इम्प्लाइज दैट fx1 की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। देखिए fx के इक्वल ये है, अगर f को x1 दोगे तो सामने भी x1 हो जाएगा। बच्चों का हो जाएगा 2x1 + 3 का होल स्क्वायर + 6। x की जगह हमने x1 लिख दिया, बराबर fx2, x की जगह x2 आया तो सामने भी x2 हो गया। कितना हो जाएगा? 2x2 + 3 का होल स्क्वायर + 6। ये आपका हो जाता है बच्चों। अब इम्प्लाइज दैट करके लिखेंगे, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x1 + 3 का होल स्क्वायर बराबर 2x2 + 3 का
होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर समझने वाली बात है, x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। देखिए x1 कोई भी प्राकृत संख्या होगी और 2 से गुणा करके 3 जुड़ेगा तो ये होल स्क्वायर के अंदर जो भी वैल्यू है ये क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्यों, x1 एक प्राकृत संख्या है इसलिए धनात्मक संख्या होगी, और 2x1 फिर धनात्मक हो जाएगी, 3 ऐड कर दोगे तो भी धनात्मक रहेगी, तो अंदर की वैल्यू ये धनात्मक होगी। आप जानते हैं x2 भी नेचुरल नंबर है, प्रांत का अवयव है, तो 2x2 + 3 भी आपकी क्या रहेगी, धनात्मक। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये 2 धनात्मक संख्याओं के वर्ग बराबर है, तो हमारा स्टेटमेंट काम करेगा। 2 धनात्मक संख्याओं के वर्ग बराबर हों तो दोनों संख्याएं भी बराबर आ जाती हैं, तो बच्चे कह देंगे यहाँ से हो जाएगा 2x1 + 3 = 2x2 + 3। बच्चों 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 2x1 = 2x2, 2 से 2 हट जाएगा और x1 = x2 आ जाएगा। आप क्या लेकर चले थे, x1 और x2 के प्रतिबिंब समान लेकर चले थे और आपको क्या मिल गया, x1 और x2 समान आपको प्राप्त हो गए। तो बच्चे कह देंगे कि जो आपका f है वो क्या है बच्चों, एक ही है। तो एक तो हमने सिद्ध कर दिया इसको, ये एक ही है। अब बात रही आच्छादक की। कोई भी फलन आच्छादक हो जाता है यदि उसका परिसर किसके बराबर हो जाए, सहप्रांत के बराबर हो जाए। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है क्वेश्चन, आगे कहता है प्रश्नानुसार यदि फलन f नेचुरल नंबर से s समुच्चय में परिभाषित हो जाए, जहां s f का परिसर है, तब फलन f का परिसर अगर सहप्रांत की जगह आ जाता है तो सहप्रांत और परिसर बराबर हो जाते हैं। पिछले कुछ क्वेश्चनों में भी हमने देखा था, तो हम कह देंगे फलन f आच्छादक होगा। और क्योंकि फलन एक ही पहले सिद्ध कर चुके हो, आच्छादक s में परिभाषित करने से हो जाता है, अतः f व्युत्कर्मणीय हो जाएगा, व्युत्कर्मणीय होगा। ये स्टेटमेंट हमारा आ गया, क्योंकि फलन एक ही आच्छादक हो गया, पहले एक ही सिद्ध किया था। अभी यहाँ s आते ही सहप्रांत की जगह s क्या है, f का परिसर, तो फलन आच्छादक हो जाता है। आच्छादक हो जाता है तो फलन व्युत्कर्मणीय भी हो जाता है, क्योंकि एक ही आच्छादक फलन व्युत्कर्मणीय होते हैं। अब f का प्रतिलोम फलन हमें ज्ञात करना है, तो प्रतिलोम का अस्तित्व हो गया, प्रतिलोम फलन ज्ञात कर देते हैं। देखिए f का प्रतिलोम फलन क्या होगा, देखिए प्रतिलोम फलन क्या होगा, यहाँ हम देखते हैं। स्लाइड और ऊपर कर देता हूँ, आपने ऊपर वाला उतार लिया होगा। देखिए प्रतिलोम फलन कैसे निकालते हैं, माना y = fx, ठीक है, implies that x = f इनवर्स y। फलन इस साइड आएगा तो उसके क्या लग जाएगा, इनवर्स लग जाएगा, मतलब प्रतिलोम बन जाएगा। बात करते हैं y = fx। fx की वैल्यू जो आपने पूर्ण वर्ग के रूप में बनाई थी, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बनाई थी, वो वैल्यू लिखिएगा यहाँ पर कितनी थी, 2x + 3 का होल स्क्वायर + 6, ये वैल्यू थी। आप देखेंगे कि 6 इधर आ जाएगा तो 2x + 3 का होल स्क्वायर = y - 6 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो 2x + 3 = √y - 6 हो जाएगा। बच्चों यहाँ प्लस माइनस आता है अगर दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा माइनस, यहाँ पर सिर्फ प्लस की ही संख्या रहेगी अंडर रूट वाली। कारण क्या है, कारण ये है कि 2x + 3 धनात्मक है। क्यों, क्योंकि x नेचुरल नंबर है, प्रांत का अवयव है। अगर x प्राकृत संख्या है तो 2x + 3 धनात्मक होना चाहिए, तो ऋणात्मक चिन्ह नहीं आ सकता बच्चों। तो फिर हम लिख देंगे कि 2x = -3
प्लस अंडर रूट वाई माइनस 6। तो x की वैल्यू अपनी आ जाती है -3 प्लस अंडर रूट वाई माइनस 6 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 2। और x की जगह x की वैल्यू अब बच्चे रख देंगे। x की जगह x की वैल्यू ऊपर कितनी थी, f इनवर्स y इक्वल टू हो जाता है -3 प्लस y माइनस 6 का अंडर रूट अपॉन 2। बच्चों यही प्रतिलोम फलन है आपका। और ये कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा। अच्छा, अब चर राशि क्या है y को x से प्रतिस्थापित कर दें और नियम न बदले तो फलन के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि f इनवर्स y की जगह क्या पुट कर दें, x पुट कर दें। तो सामने भी ऐसा ही करें, -3 प्लस अंडर रूट x माइनस 6 और आपका नीचे में 2। तो ये भी क्या है, एक ही बात है। आप ये ऐसे लिख दें चाहे इस तरह से, क्यों प्रांत को हम हमेशा x लेते हैं इसलिए y को x से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। f इनवर्स कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा यहाँ पर बता दीजिए। उल्टा हो जाएगा, आपका जो एक आच्छादक फलन था वो n से s में परिभाषित था, तो अब s से किस में हो जाएगा, n में। इस तरह से आप इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। अगला उदाहरण क्या कहता है देखिएगा। तीन फलन है f n से n में, g n से n में और h n से r पर विचार कीजिए कि fx इक्वल टू 2x है, gy इक्वल टू 3y प्लस 4 है, hz इक्वल टू साइन z है, x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। सिद्ध कीजिए कि HOGOF बराबर HOGOF होता है। ये साचर्यता का गुणधर्म है बच्चों। आपने GOF को पहले संक्रिया लगाई और इधर HOG के पहले संक्रिया लगा दी, यानी कि इन दो अवयवों को पहले सॉल्व किया, बाद में इन दो को पहले करके फिर F के साथ उसका संयुक्त फलन ले लिया। ये गुणधर्म कौन सा है, साचर्यता का गुणधर्म है। इसका पालन करवाना है और इस उदाहरणों को लेकर पालन करवाना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, हम इसे सिद्ध कर देते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, हम पहले लिखते हैं कि हमारा क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं। देखिए हल के अंदर पहले बच्चे लेंगे f n से n में परिभाषित है बताया गया है, g वो भी n से n में परिभाषित है, और फिर आपका h वो जो है n से आपका r में परिभाषित किया गया है बच्चों। ऐसा ही है, f(x) की वैल्यू बताई गई है कितनी, 2x। अच्छा, gy की वैल्यू बताई गई है क्वेश्चन में 3y प्लस 4, और hz की वैल्यू आपको दी गई है कितना, साइन z। बच्चों अगर आप इसे लिख दें कि gx इक्वल टू 3x प्लस 4 तो भी फलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ y को x से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, फलन का नियम चेंज नहीं कर रहे हैं। और ऐसा लिखा रहता है तो इस तरह से भी लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम GOF और HOG निकालने का प्रयास करेंगे। GOF देखिए कैसे निकालेंगे बच्चे। GOF कहाँ से कहाँ परिभाषित है पहले ये देखना पड़ेगा। मैंने कहा GOF परिभाषित होगा प्रथम फलन के प्रांत से द्वितीय फलन के सह प्रांत तक। प्रथम फलन कौन है, f का प्रांत कौन है, n, तो n ही इसका प्रांत हो जाएगा। अच्छा, संयुक्त फलन का सह प्रांत किसके सह प्रांत के बराबर होता है, द्वितीय फलन के सह प्रांत के बराबर। तो g आपका द्वितीय फलन है और द्वितीय फलन का सह प्रांत क्या है, n, तो ये n से n में परिभाषित हो जाएगा। एक अपने को निकालने की जरूरत है HOG, तो बच्चे HOG निकाल लेंगे। बच्चों आपके बुक में दूसरे तरीके से इस उदाहरण को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन इसका जो सही तरीका है, इसको सॉल्व करने का जो अच्छा और बेहतर तरीका है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इसे नोट डाउन कर लें और इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिल पाएंगे एग्ज़ाम में। देखिए HOG ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करते हैं, इसलिए ब्रैकेट को हम पहले निकाल कर रख देंगे कि वो फलन हमारे पास क्या आ रहे हैं। अब HOG में G प्रथम फलन हो गया और H द्वितीय फलन हो गया बच्चों। तो कहाँ परिभाषित होगा संयुक्त
प्रथम फलन के प्रांत यानी कि g के प्रांत से, g का प्रांत कौन है n, और द्वितीय फलन h का सह प्रांत तक, तो सह प्रांत कौन है r, n से r में परिभाषित होगा। बच्चे समझ गए होंगे, पहले जो भी फलन हमें निकालना है उसका प्रांत और सह प्रांत लिखा जाता है। फिर फलन की बात आई तो GOF निकाल कर बताते हैं। GOF आपको निकालना आता है, आप x देंगे बच्चों, GOF को क्या देंगे, x देंगे। तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, x, f के पास, तो f ऑपरेट करेगा, तो परिभाषा से g ऑफ fx लिखा जाएगा। g बाहर में है, fx की वैल्यू देखिए 2x हो जाएगी, तो बच्चे यहाँ पर 2x लिख देंगे। बच्चे यहाँ पर 2x लिख देंगे तो 2x को अब g ऑपरेट करेगा। g जब y को ऑपरेट करता है तो क्या बनाता है, 3 गुणा करके 4 जोड़ देता है, और 2x को ऑपरेट करेगा तो इसको भी 3 से गुणा कर देगा। 2x को y की जगह कौन चला जाएगा, 2x, और 4 को ऐड कर देगा। आपका फाइनली आ जाएगा 6x + 4। ये आपका क्या आ गया, GOF आ गया। अब आप दूसरा HOG निकालेंगे, तो HOG देखिए क्या आएगा आपका, HOG x देंगे, HOG को x देंगे तो h बाहर रह जाएगा, gx अंदर आ जाएगा। gx की वैल्यू देखते हैं बच्चों, gy की वैल्यू कितनी है, 3y + 4, तो g को x दोगे, यहाँ x जाएगा तो यहाँ भी x चला जाएगा, तो अंदर कितनी हो जाएगी, 3x + 4। y की जगह x आ गया तो सामने भी y की जगह x बच्चों ने लिख दिया बच्चों। फिर क्या करेंगे, h ऑपरेट करेगा 3x + 4 को। देखिए h का ऑपरेशन करने का तरीका क्या है, z देते हो तो साइन लगा देता है z के, 3x + 4 दोगे तो साइन लगा देगा किसके, साइन 3x + 4, 3x + 4 के ये क्या लगा देगा, साइन, यानी कि उसका फंक्शन ले लेगा साइन का। तो ये आपका क्या, HOG निकल कर आ गया। अब आपने GOF निकाल लिया, HOG निकाल लिया, अब अपन निकालते हैं HOGOF, LHS सिद्ध करेंगे। तो LHS सिद्ध करने के लिए हम ले लेते हैं LHS। LHS में क्या है, HOGOF। अगर ये है LHS में तो इसको सिद्ध करें तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि ये कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा। देखिए इसमें 3 फलन हैं, प्रथम फलन f, द्वितीय फलन g और तृतीय फलन h। मैंने कहा प्रथम फलन के प्रांत से अंतिम फलन के सह प्रांत तक संयुक्त फलन परिभाषित होता है। तो प्रथम फलन f का प्रांत देखिए कौन है, n, तो n से ये फलन परिभाषित होगा कहाँ तक, अंतिम फलन h के सह प्रांत तक, मतलब कि r तक परिभाषित होगा। फिर HOGOF की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसे x दे देंगे बच्चों। अब बच्चों बात ध्यान में रखिए, आपने GOF को जोड़कर इसका संयुग्मन कर इसको एक नया फलन बना दिया है 6x + 4। इसका मतलब ये है कि GOF एक फलन है, संयुक्त फलन, जिसको आप x देते हो तो वो 6x + 4 बना देता है। इसका अर्थ ये है। तो देखिए x किसके पास जाएगा, सबसे पहले GOF जो संयुक्त बन चुका है उसके पास, तो आप h तो बाहर रख लेंगे और अंदर में क्या आ जाएगा, GOF आ जाएगा, और इसको क्या, x को ये ऑपरेट करने वाला है। तो देखिए आगे क्या होगा बच्चों, h बाहर में रहेगा, अंदर क्या आएगा, GOF x की वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी है 6x + 4, तो आपका 6x + 4 आ जाता है यहाँ पर, ये आपका आ जाता है। थोड़ा स्लाइड को ऊपर करें तो ठीक से समझ में आएगा। अब देखिए h को कौन, 6x + 4 को h ऑपरेट करने वाला है। h का ऑपरेशन करने का तरीका क्या है, h को जब आप क्वेश्चन में z दे रहे हो तो वो साइन z बना देता है, तो यहाँ पर ये h क्या बना देगा इसको बच्चों, इसको साइन 6x + 4 बना देगा। तो आपकी जो वैल्यू आएगी साइन ऑफ 6x + 4 ये आपकी आ जाती है। इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए। दूसरा जो है आपका RHS में आपका फलन जो मिल रहा है आपको वो है HOGOF।
तो इसको भी आप x देंगे बच्चों। x देंगे तो सबसे पहले x f के पास जाएगा, तो HOG तो बाहर रह जाएगा क्योंकि ये तो संयुक्त फलन आपने पहले ही निकाल रखा है। HOG की वैल्यू देखो ये रखी हुई sin 3x + 4 पहले ही आपने फाइंड आउट कर रखी है। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। अब fx की वैल्यू कितनी है, आपके क्वेश्चन में दी हुई है 2x। fx की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों को, 2x दी हुई है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे बच्चे, 2x वैल्यू रख देंगे। तो HOG संयुक्त फलन बाहर रहेगा और किसको ऑपरेट करेगा, 2x को। अब देखिए HOG का ऑपरेशन करने का तरीका देखिए। HOG को जब आप x देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, sin of 3x + 4। अब बच्चों अब अगर इसको x की जगह 2x दोगे तो यहाँ x की जगह क्या आ जाना चाहिए, 2x आ जाना चाहिए। तो आपका बन जाएगा sin 3 × 2x + 4, ये आपका हो जाता है। तो फाइनली आपका आ जाता है sin कितना, 6x + 4। तो आप देखते हैं 1 व 2 से क्या कह सकते हैं, समीकरणों से आप कह सकते हैं HOGOF जो है बराबर आता है किसके, HOGOF के। तो इसलिए ही तो ये साचर्यता प्रदर्शित करते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन में उदाहरण लेकर फलनों की साहचर्यता को प्रदर्शित किया है कि वो साहचर्यता के नियम का पालन करते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। फलन है 1, 2, 3, A, B, C, ये इसका प्रांत है फलन का, और बच्चों ये आगे इसका सह प्रांत है जैसा कि बच्चे जानते हैं। ठीक है, G एक दूसरा फलन है जिसका जो प्रांत है वो A, B, C है और सह प्रांत सेब, गेंद और बिल्ली है। ठीक है, 1 का प्रतिबिंब A फलन 1 के अंतर्गत, फलन F के अंतर्गत 2 का प्रतिबिंब B और F के अंतर्गत 3 का प्रतिबिंब क्या है, C। G के अंतर्गत A का प्रतिबिंब सेब है, G के अंतर्गत B का प्रतिबिंब गेंद है तथा C का प्रतिबिंब बिल्ली है। इस प्रकार फलनों को परिभाषित किया गया है, इन पर विचार करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि F, G और GOF व्युत्क्रमणीय हैं, यानी कि F, G और GOF तीनों फलन निकालेंगे। अगर वो एक एक ही आच्छादक होंगे तो हम कह देंगे क्या कि वो व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, और फिर अगर व्युत्क्रमणीय हैं तो F का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, आप F इन्वर्स निकाल देंगे, G इन्वर्स निकाल देंगे, G का प्रतिलोम G इन्वर्स होता है वो निकाल देंगे। GOF अगर एक एक ही आच्छादक होगा तो इसका भी प्रतिलोम GOF का होल इन्वर्स निकाल देंगे। और फिर आपको परिमाणित करना है कि GOF का जो होल इन्वर्स है वो F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स के इक्वल है। ये काम आपको कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले अपन थोड़ा स्लाइड को ऊपर करके बात करते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। पहले स्ट्रक्चर समझिए कि आपको जो दे रहा है ये 3 प्रकार के आपको समुच्चय दे रहा है। पहले में 1, 2 और 3 ये अवयव हैं, दूसरे में A, B और C अवयव हैं, और यहाँ पर आपका 3 अवयव हैं, एक तो सेब, दूसरा गेंद और तीसरा है आपका बिल्ली। ये लीजिए बिल्ली। अब यहाँ से यहाँ एक फलन F परिभाषित किया गया है बच्चों के लिए, यहाँ से यहाँ एक G फलन परिभाषित किया है। बच्चों यहाँ से यहाँ जो फलन परिभाषित होगा वो कहलाएगा आपका GOF, प्रथम फलन F, द्वितीय फलन G। इस तरह का स्ट्रक्चर है संयुक्त फलन में। ये देखिए 1 का प्रतिबिंब A F के अंतर्गत बताया गया है, 1 का A, 2 का B, 3 का C। तो हम इन प्रतिबिंबों को दिखा देते हैं बच्चों। G के अंतर्गत A का प्रतिबिंब कौन बताया गया है, सेब, तो A सेब से जुड़ गया है, और B का गेंद तो B गेंद से जुड़ गया है, और C का बिल्ली
तो सी बिल्ली से जुड़ गया है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको देखकर आप काफ़ी कुछ कह देंगे। आप देख रहे हैं कि F एक एकी और आच्छादक है। देखो F का सहप्रांत ABC वाला ये समुच्चय है, इसमें कोई अवयव ऐसा नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में न विद्यमान हो F के अंतर्गत, तो आपका F आच्छादक हो गया। 1-to-1 मैपिंग दिखाई दे रही है, भिन्न भिन्न अवयवों के साथ संबंधित हैं, तो एक एकी भी है, तो फलन एक एकी भी है और आच्छादक भी है। फलन G भी देखिए आप, भिन्न भिन्न अवयवों के साथ संबंधित है, तो फलन एक एकी हो गया। इसके अंदर कोई अवयव ऐसा नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान न हो, तो आच्छादक हो गया, तो G एक एकी आच्छादक हो गया, इसलिए व्युत्क्रमणीय हो गया। GOF देखे तो 1 का सीधा सेब के साथ जुड़ाव हो रहा है, 2 का गेंद के साथ, 3 का बिल्ली के साथ। सेब का पूर्व प्रतिबिंब 1, गेंद का पूर्व प्रतिबिंब 2 और बिल्ली का पूर्व प्रतिबिंब 3। GOF भी क्या हो गया बच्चों, आपका एक एकी आच्छादक हो गया, इसलिए GOF का होल इनवर्स भी निकल जाएगा। अब इन फलनों को हम निकालने की प्रक्रिया पे चलते हैं बच्चों। तो हल में सबसे पहले हम लिखेंगे कि F बराबर क्या क्या आता है। F के बराबर है 1 का A के साथ, तो क्रमित युग्म बता देगा, 2 का B के साथ, ये क्रमित युग्म ने बताया, 3 का संबंध C के साथ यानी 3 का प्रतिबिंब C, तो ये आ गया। और F कहाँ से कहाँ परिभाषित है, F 1, 2, 3 से आपको परिभाषित करवाया गया है A, B, C तक बच्चों। अच्छा, फिर आप G की बात कर लें, तो G के अंतर्गत देखिएगा क्या A का संबंध किसके साथ है, सेब के साथ, ये क्रमित युग्म बता देगा। B का संबंध गेंद के साथ है, ये क्रमित युग्म दूसरा बता देगा। और C का संबंध है बिल्ली के साथ, तो ये तीसरा क्रमित युग्म बता देगा। और G को परिभाषित किया गया है आपका A, B, C से किसमें, सेब, गेंद और बिल्ली, ये आपका आ जाता है। ठीक है, अब बात आई GOF की, तो GOF में देखिए GOF कैसे निकालेंगे। GOF कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा, सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए, 1, 2, 3 से सेब, गेंद, बिल्ली तक। तो बच्चे कहेंगे 1, 2, 3 से कहाँ चला जाएगा, सेब, गेंद और बिल्ली तक, ये आपका संबंध दिखाई देगा। GOF को निकालें बच्चों, तो GOF इक्वल टू कितना आएगा, देखिए। अब देखिए 1 का संबंध सेब से होगा, 1 का संबंध किससे होगा, सेब से। कैसे, 1 जैसे ही दोगे F को, सबसे पहले F के पास जाएगा 1, तो 1 F के पास गया, A मिला, A फिर G के पास जाएगा, तो 1 दिया आपने किसको, GOF को। सबसे पहले गया F के पास, F के पास गया तो 1 का प्रतिबिंब आया A। अब A को लेकर दूसरे फलन के पास गए, G के पास, G के पास गया तो A ने क्या दिया, प्रतिबिंब सेब, तो फाइनली क्या प्राप्त हुआ, सेब। देखिए 1 का A और A का सेब, तो 1 सेब के साथ जुड़ जाता है बच्चों। इसी प्रकार आपका 2 किससे, गेंद से जुड़ जाएगा, और आपके 3 का प्रतिबिंब बनेगा बिल्ली। ये आपका GOF आएगा। देखिए फलन F एक एकी आच्छादक है, कैसे पता चला, देखिए परिभाषित था प्रांत 1, 2, 3 और सह प्रांत ABC, तो देखिए इसका परिसर ABC तीनों बनेंगे, इसका मतलब परिसर और सह प्रांत बराबर हो गए, आच्छादक हो गया। कोई भी क्रमित युग्म का दूसरा अवयव रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक एकी हो गया। F एक एकी व आच्छादक है, तो F इनवर्स क्या है, व्युत्क्रमणीय है। F व्युत्क्रमणीय है तो F इनवर्स का अस्तित्व होगा, और F इनवर्स क्या निकलेगा, इसका विपरीत, यानी कि A का 1 के साथ, B का 2 के साथ, C का 3 के साथ, ऐसा संबंध प्राप्त हो जाएगा। जस्ट क्रमित युग्म उल्टे हो जाएंगे बच्चों।
ठीक है। जी इनवर्स यानी कि जी का प्रतिलोम भी परिभाषित हो गया। क्यों? जी व्युत्क्रमणीय हो गया। क्यों? जी एकेकी आच्छादक है। जी देखिए अगले अगले अवयव सेब, गेंद, बिल्ली सब भिन्न भिन्न है तो एकेकी हो गया। फिर दूसरे अवयव है सेब, गेंद, बिल्ली यानी परिसर हो गया सेब, गेंद, बिल्ली। और सह प्रांत क्या था? सेब, गेंद, बिल्ली। सह प्रांत और परिसर बराबर होने के कारण आच्छादक हो गया। एकेकी आच्छादक होने के कारण क्या हो गया? आपका व्युत्क्रमणीय हो गया। और व्युत्क्रमणीय हो गया तो जी इनवर्स का अस्तित्व हो गया। और जी इनवर्स कैसे निकलेगा बच्चों? जी इनवर्स ये उल्टे हो जाएंगे, यानी कि सेब किसके साथ संबंध बनाएगा? ए के साथ। गेंद किसके साथ संबंध बनाएगी? आपकी बी के साथ। और बिल्ली किसके साथ संबंध बना लेगी बच्चों? सी के साथ। इस तरह से ये आपका संबंध जी इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। अब आगे बात करें तो GOF का होल इनवर्स निकालते हैं। GOF का होल इनवर्स क्या होगा? देखिएगा GOF आपके सामने है। सेब, गेंद, बिल्ली वही सब अलग अलग हैं, इसका मतलब एक एक ही हो गया। सेब, गेंद, बिल्ली GOF का क्या था? सह प्रांत था, जैसा कि लिखा गया है GOF का सह प्रांत। तो ये क्या हो जाएगा? सह प्रांत और परिसर बराबर होने के कारण आच्छादक हो जाएगा। और एक एक ही आच्छादक होने के कारण व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। और व्युत्क्रमणीय हो जाएगा तो GF का होल इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और कैसे करेगा? क्रमित युग्मों को उल्टा करके मिल जाएगा। तो सबसे पहले सेब एक के साथ जुड़ जाएगा। इस क्रमित युग्म को उल्टा करेंगे। GOF के होल इनवर्स को निकालने के लिए सारे क्रमित युग्म उल्टे हो जाएंगे। तो गेंद किसके साथ संबंध बना लेगी? 2 के साथ। गेंद का प्रतिबिंब 2 हो गया। और आगे बिल्ली का प्रतिबिंब बच्चों कितना हो गया? 3 हो जाता है आपका। ये आपका 3 हो जाता है। अब बात करते हैं आपके F इनवर्स ऑफ G इनवर्स की, जो बराबर दिखाना है। तो F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स के बारे में बात करते हैं। पहले तो ये बताएंगे कि ये फलन कहाँ से कहाँ परिभाषित है। देखिए दो फलन F इनवर्स और G इनवर्स का ये संयुक्त फलन है। और संयुक्त फलन प्रथम फलन के प्रांत से द्वितीय फलन के सह प्रांत तक जाता है। प्रथम कौन हो गया? G इनवर्स। द्वितीय कौन हो गया बच्चों? F इनवर्स। G इनवर्स का प्रांत देखते हैं। G इनवर्स का प्रांत देखिए, G इनवर्स में क्या लिखा हुआ है? पहले पहले अवयव प्रांत होते हैं सेब, गेंद, बिल्ली। तो बच्चे कह देंगे इसका जो प्रांत है वो सेब, गेंद और बिल्ली, ये 3 अवयव इसके प्रांत में होंगे। ठीक है, फिर कहाँ तक जाता है? द्वितीय फलन के सह प्रांत तक संयुक्त फलन। तो सह प्रांत द्वितीय फलन कौन है? F इनवर्स। F इनवर्स का सह प्रांत अगले अगले अवयव 1, 2 और 3, तो कहाँ तक जाएगा? 1, 2, 3 तक जाएगा। अब बात आई F इनवर्स ऑफ G इनवर्स को फाइंड आउट करने की, तो क्रमित युग्मों के रूप में निकालने की कोशिश करते हैं F इनवर्स ऑफ G इनवर्स को। बच्चों देखिए, कोई भी फलन, चाहे संयुक्त फलन हो चाहे कोई भी कैसा भी फलन हो, अपने प्रांत को डील करता है। प्रांत कौन है? सेब, गेंद, बिल्ली। सबसे पहले सेब देंगे फलन को, प्रांत का पहला अवयव दे दिया। किसको? संयुक्त फलन को। सेब किसके पास जाएगा? सबसे पहले G इनवर्स के पास। G इनवर्स देखिए कहाँ पर है? ये रहा आपका G इनवर्स। G इनवर्स को सेब दिया तो क्या मिला? A मिला। अब A लेकर आए, दूसरे फलन के पास जाएंगे, F इनवर्स के पास A लेकर जाएंगे। F इनवर्स ये रहा, A लेकर गए, क्या मिला बच्चों? 1। तो फाइनली हमें 1 मिल जाता है। तो सेब का सीधा संबंध 1 से बन गया। इस तरह से प्राप्त करते हैं संयुक्त फलन के क्रमित युग्म। आगे देखिए अगला, दूसरा, सेब दे चुके हो, अब गेंद दे दीजिए इसको। गेंद दे देंगे तो गेंद किससे संबंध बनाएगी? बात करते हैं। गेंद सबसे पहले G इनवर्स के पास जाएगी। तो G इनवर्स को गेंद देंगे तो क्या मिलेगा आपको? B मिलेगा। B मिलेगा तो B किसके पास लेके जाएंगे? F इनवर्स के पास। तो F इनवर्स ये रहा, B लेके जाओ, क्या प्रतिबिंब बना? 2। तो गेंद का सीधा प्रतिबिंब कौन आ गया बच्चों? 2 आ गया। फिर उसके बाद सेब भी दे चुके, गेंद भी दे चुके, एक अवयव और बच गया, उसका नाम है बिल्ली। आपने बिल्ली दे दी, किसको दी? G इनवर्स को। G इनवर्स को बिल्ली दीजिए, क्या निकल कर आया? C।
और C निकल कर आया तो C को दूसरे फलन एफ इनवर्स के पास ले जाइए। एफ इनवर्स ये रहा, C लेके गए, क्या फाइंड आउट हुआ 3, तो बिल्ली 3 के साथ संबंध बना लेगी। तो आपने देखा बच्चों एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स की वैल्यू ये आ जाती है। और थोड़ी देर पहले आपने जी ओ एफ का होल इनवर्स निकाला था, ये भी तो सेब कोमा 1, गेंद कोमा 2, बिल्ली कोमा 3 निकला था। तो प्रश्न में यही तो पूछा था कि जी ओ एफ का होल इनवर्स किसके बराबर हो जाता है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के बराबर हो जाता है। ये गुणधर्म हमने सिद्ध कर दिया बच्चों। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है मान लीजिए कि S में 1 2 3 अवयव है, निर्धारित कीजिए कि क्या नीचे परिभाषित फलन S से S के प्रतिलोम फलन है। F इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है। अगर फलन प्रतिलोमीय होगा, व्युत्क्रमणीय होगा, तो उसका प्रतिलोम निकलेगा। व्युत्क्रमणीय फलन कब होता है, जब वह एक एक ही आच्छादक होता है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, पहला फलन देखते हैं A, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। मैपिंग कैसी आई बताइए, 1 2 और 3 अवयव, और इसमें भी 1 2 और 3 अवयव, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। इसका नाम है आपका F। प्रथम फलन की बात कर रहा हूँ। अब देखिए बच्चों भिन्न भिन्न अवयवों के साथ संबंधित है। कर्मित युग्म देख के भी बता सकते हैं। देखिए S का मतलब क्या है, S का मतलब है 1 2 और 3, आपको ऊपर दिया हुआ है। S का मतलब 1 2 3 है। इसका परिसर निकालिए, 1 2 और 3 ही आएगा। परिसर सह प्रांत के बराबर हो गया है F में, और सह प्रांत के बराबर हो गया है तो फलन आच्छादक हो गया है। दूसरी बात, द्वितीय अवयव रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी, इसका मतलब फलन एक एक ही है। तो प्रथम फलन क्या है आपका, एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके F इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो फर्स्ट का A वाले केस में F इनवर्स निकल जाएगा। F इनवर्स का अस्तित्व है और F इनवर्स कितना है बच्चों, इसका उल्टा कर दीजिए। 1,1 का उल्टा 1,1 ही होगा, 2,2 का उल्टा 2,2 ही होगा, और 3,3 का अगर विलोम करें तो 3,3 ही होगा। बच्चों ये तो F के बराबर ही आ गया। इसका मतलब F इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, F हो गया। दूसरे केस में B वाले में देखते हैं। B वाले में बात करें बच्चों, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 1। बच्चों देखो रिपीटिशन हो गया द्वितीय अवयव का कर्मित युग्म में। इसका मतलब 2 का प्रतिबिंब भी 1 है और 3 का प्रतिबिंब भी 1 है। तो ये फलन बहु एक ही है, इसलिए इसके इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। आप स्पष्ट लाइन लिख देंगे। दूसरे में लिखेंगे कि इसके अंतर्गत F2 बराबर भी 1 है तथा F में 3 देते हो F को, तब भी कितना आता है आपका, 1 आता है। तो प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयव समान प्रतिबिंब रखते हैं, इसलिए फलन बहु एक ही है, तो इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। बच्चों तीसरा फलन देखिए, इसमें 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ और 2 का 1 के साथ है। द्वितीय अवयव पर नज़र डालिए, 3 2 1, रिपीट नहीं हो रहा है तो 1 एक ही है। फिर उसके बाद आच्छादक के लिए परिसर बताइए, 3,2,1 जो कि S के बराबर है। S क्या है, सह प्रांत, तो सह प्रांत के बराबर परिसर आते ही क्या बता दिया, आच्छादक भी है। तो एक एक ही आच्छादक होने के कारण इसके F इनवर्स का अस्तित्व हो जाएगा। और F इनवर्स कितना आएगा बच्चों, निकाल के बता देंगे बच्चों, 3,1 और 2,3 और 1,2। इस तरह से आप इसका आंसर दे देंगे बच्चों। तो 1.3 के सभी उदाहरण हमने कर लिए हैं। अब हम अगले भाग में संक्रिया, द्विधारी संक्रिया जो हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।